नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश जी। स्वागत आपका। धन्यवाद धर्मेंद्र। अभी जो मुकाबला चल रहा है आईपीएल में, 13वां मैच है। पंजाब की टीम और लखनऊ की टीम आमने सामने है। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबले जीते हैं, लेकिन अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की टीम ने इस सीजन में अभी तक जो प्रदर्शन किया वो कहा जा सकता है कि बेहतर है कुछ। बिल्कुल, इस सीजन में काफी सारे मुकाबले जो अभी तक हुए हैं उनसे देखने से पता चल रहा है कि काफी जैसे स्कोर ऐसे भी बने कि हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। और जिस तरीके से जैसे पंजाब की टीम है या फिर जो है बेंगलोर की टीम है, इन टीमों का प्रदर्शन अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि इस सीजन में शायद कुछ नया बदलाव होगा और हो सकता है हम लोगों को एक नया चैंपियन भी मिले। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। लखनऊ में आईपीएल के 13वें मैच में इस समय पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। बेंगलुरु में आईएसएल के पहले सेमीफाइनल के पहले चरण में कल बेंगलुरु एफसी का मुकाबला एफसी गोवा से होगा। ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत की निराशाजनक शुरुआत। लक्ष्य चाहर पहले मुकाबले में वंडरले परेरा से हारे और वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी से संन्यास की घोषणा की। तो शुरुआत आईपीएल से। लखनऊ में आईपीएल के 13वें मैच में इस समय पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक जो है वो 14वें ओवर में 4 विकेट पर 103 रन बना लिए हैं। दोनों टीमों के अभी 2-2 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन औसत के आधार पर अंक तालिका में लखनऊ तीसरे जबकि पंजाब 5वें स्थान पर है। लखनऊ ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। पंजाब ने गुजरात टाइटंस पर जीत दर्ज की थी। तो आज जो मुकाबला रहा है, अभी तक बराबरी का मुकाबला कहा जा सकता है, क्योंकि 103 रन स्कोर बोर्ड पर हैं, 4 विकेट भी गंवा दिए हैं। लेकिन बीच में जिस तरह की बल्लेबाजी निकोलस पूरन ने की, 44 धुआंधार रन बनाए 30 गेंदों में, और साथ ही साथ इस समय आयुष बदोनी जिस तरह से खेल रहे हैं 20 गेंदों में 22 रन बनाकर, ये लग रहा है कि स्कोर कहीं ना कहीं 160 के ऊपर जा सकता है और ये फाइटिंग टोटल होगा। बिल्कुल, देखिए खेल का ये जो संस्करण है आईपीएल जो है, खासकर इस आईपीएल में बहुत सारे बदलाव इस तरीके से होते हैं कि एकदम से निश्चित रूप से कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिस तरीके से पिछले कुछ मैचेज हुए उनमें इतने हाई स्कोरिंग मैचेज हुए और कुछ मैचेज ऐसे हुए जो काफी लो स्कोरिंग रहे। टीमें दोनों बेहतर है, दोनों टीम बेहतरीन खेल भी रही है। और जिस तरीके से दोनों, जैसे पंजाब ने भी अपना एक मैच जीता, श्रेयस अय्यर वहां पे कैप्टनसी कर रहे हैं जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं और 97 रन उन्होंने उस मुकाबले में बनाए भी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुकाबला दोनों के बीच अच्छा खासा होगा। कई बार पिच का मिजाज इस तरीके का होता है कि वहां स्कोर बहुत ज्यादा करने में दिक्कत होती है प्लेयर्स को। और जितने सारे ग्राउंड से डिफरेंट ग्राउंड्स की भी जैसे बाउंड्रीज या कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, तो ये एक कारण हो सकता है। बाकी मुकाबला अभी तक ठीक ठीक चल रहा है जी। और अगर हम बात करें मुकाबलों की, जैसा आप कह रहे थे कि ठीक ठीक मुकाबला चल रहा है, चेन्नई ने शुरुआत बड़ी अच्छी की थी, मुंबई की टीम को हराया, उसके बाद के 2 मैचेस वो हार गई। मुंबई की शुरुआत खराब रही थी, बड़ा खराब प्रदर्शन किया था चेन्नई के खिलाफ, लेकिन कल उन्होंने केकेआर को बिल्कुल ही टिकने का मौका नहीं दिया। तो कह सकते हैं कि अभी एक तरह से ये आईपीएल का शुरुआती चरण है और अभी काफी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। जो टीमें अभी पॉइंट टेबल में नीचे हैं वो ऊपर भी आ सकती हैं और ऊपर वाली टीमें भी अभी नीचे आ सकती हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और पिछले अगर आईपीएल के इतिहास को हम देखें तो ये बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी टीमों की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही और उसके बाद वो जो है टॉप की टीम्स में रही अंत तक जाते जाते। और इसी तरीके जो मैचेज अभी तक हुए हैं, 13-14 मैच लगभग हो चुके हैं, वहां हमको काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। जिन टीमों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी वो टीमें अपने शुरुआती मैचेज हार गई, और जिन टीमों पे यहां तक कि सोशल मीडिया पे मीम्स बनते हैं वो टीम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है और अभी टॉप लेवल पे बनी हुई है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आईपीएल का एक मकसद ये भी था कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिभाएं हैं T20 क्रिकेट की, जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके बीच में भारतीय जो डोमेस्टिक लेवल के खिलाड़ी हैं या जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को भी मौका मिले और ग्रूम करने का अवसर मिले। अभी आप देखिए कि अश्विनी कुमार, जिन्होंने कल कमाल की गेंदबाजी की मुंबई की तरफ से, कोई नहीं जानता था उनको और बड़े संघर्ष की भरी उनकी कहानी रही है। इस तरह की प्रतिभाएं इस सीजन में भी निकलकर लगातार सामने आ रही हैं और भारतीय प्रतिभाओं ने, भारतीय जो क्रिकेटर हैं, युवा क्रिकेटर, उन्होंने ये दिखाया है कि
अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार और कर सकते हैं। बिल्कुल, आईपीएल इस मायने में, मैं कई बार हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी बोल चुका हूं कि इस मायने में बहुत ही बेहतर टूर्नामेंट है कि जहां एक डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटरनेशनल अनुभव और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जिनको पहली बार उस लेवल पे खेलने को मिल रहा है। रिंकू सिंह जैसे बहुत नाम है, अभी आपने अवनीश कुमार का नाम लिया, तो ये जो प्लेयर्स है इन लोगों के लिए एक ऐसा मौका है कि जब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में खेलेंगे तो मुझे लगता है कि उनका जो अनुभव मिलेगा वो कल के हो सकता है कि राष्ट्रीय टीम में आके खेलें, तो उसके लिए बहुत बेहतर है। और पहले जहां बहुत कम चांसेस मिलते थे, पहले जहां बहुत कम प्लेटफॉर्म्स होते थे, अब उनके लिए आईपीएल ने एक बेहतर प्लेटफॉर्म किया है जहां पे बहुत सारे हमारे प्लेयर्स अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कहा भी जाता है कि इस समय भारतीय क्रिकेट की जो स्थिति है उसमें 3 टीमें बनाई जा सकती हैं एक स्तर की, क्योंकि बहुत सारे युवा खिलाड़ी टैलेंट से भरे पड़े हैं, उनको नेशनल टीम में मौका नहीं मिल पा रहा। ए टीम में मौका मिलता है, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बी टीम में मौका मिलता है, वहां भी बढ़िया खेलते हैं, लेकिन सभी को एडजस्ट तो अंतिम एकादश में नहीं किया जा सकता। वैसे आईपीएल की बात करें तो बेंगलुरु में कल आईपीएल के 14वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अपने घरेलू मैदान पर इस सत्र में बेंगलुरु का यह पहला मैच होगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। आरसीबी का लक्ष्य अपने गेंदबाजों के शानदार फॉर्म के दम पर जीत की हैट्रिक लगाने का होगा। पॉइंट टेबल में टॉप पर चल रही इस टीम ने सत्र के अपने पहले 2 मैचों में ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स और चिपॉक में चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीमों को मात देकर शानदार शुरुआत की है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों की मददगार है। यहाँ छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड ने गेंदबाजों को हमेशा परेशान किया है। हालांकि रॉयल चैलेंजर्स को भरोसा है कि उसके तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाजों पर अंकुश लगा सकते हैं। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के पास काफी सक्षम बल्लेबाज हैं। कप्तान शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन अच्छी सलामी जोड़ी बना चुके हैं। आरसीबी की कोशिश होगी कि उन्हें अच्छी शुरुआत करने से रोका जाए। स्पिन विभाग में कृणाल पंड्या और सुयांश शर्मा कमजोर लग रहे हैं। गुजरात के पास राशिद खान और आर साई किशोर जैसे खतरनाक स्पिनर हैं। ऐसे में विराट कोहली, फिल साल्ट, कप्तान रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल की असल परीक्षा स्पिनरों के सामने होगी। गुजरात के पास कैगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे तेज गेंदबाज हैं। कोहली और साल्ट पिछले 2 मैचों में 95 और 45 रन की साझेदारी कर चुके हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम पर दोनों और भी खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे में आरसीबी के प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि पिछले 18 साल का लंबा इंतजार खत्म करने के लिए उनकी टीम जीत की लय कायम रखे और इस बार चैंपियन जरूर बने। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। हमने इस रिपोर्ट में सुना कि आरसीबी की टीम बिल्कुल बदली नजर आ रही है। हालांकि टीम हमेशा से काफी मजबूत रही है, लेकिन जिस तरह की प्रतिभाएं इस टीम में रही हैं, जिस तरह के खिलाड़ी इस टीम में रहे हैं, वैसा अभी तक कोई प्रदर्शन इनका नहीं आया। लेकिन इस साल तो बिल्कुल बदला हुआ अंदाज है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में जितनी टीमें खेल रही हैं उन टीमों का संयोजन बहुत खास है। जैसे किसी टीम में 2 बहुत बड़े बैट्समैन है तो किसी टीम में 2 बड़े बॉलर है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कोई एक टीम कमजोर है या एक टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, एक चीज मैटर करती है और हर सीजन में लगभग ये रहा है कि कुछ टीमों के साथ ऐसा रहा है कि उनके जो धुरंधर बैट्समैन है या धुरंधर बॉलर है जिनसे बहुत एक्सपेक्टेशन की जाती है, वो कई बार अपना वो बेस्ट नहीं दे पाते जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आरसीबी की टीम इस तरह की कुछ रही है, लेकिन इस बार का जो प्रदर्शन है मुझे लगता है कि कुछ बदलाव है टीम में भी है और कुछ बदलाव हमको इस संस्करण में भी परिणाम देखने को मिलेगा। और क्रिकेट के बाद बात फुटबॉल की। बेंगलुरु में इंडियन सुपर लीग आईएसएल के पहले सेमीफाइनल के पहले चरण में कल बेंगलुरु एफसी का मुकाबला एफसी गोवा से होगा। ये मैच श्री कांति रवा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सुनते ये रिपोर्ट। इस मैच में दोनों टीमों का लक्ष्य जीत से बढ़त लेकर दबदबा बनाना होगा। ब्लूज ने सिंगल लेग नॉकआउट मुकाबले में मुंबई सिटी एफसी को 5-0 से हराकर डबल लेग सेमीफाइनल दौर में प्रवेश किया है। गॉर्स ने 24 मैच में 14 जीत, 6 ड्रॉ और 4 हार से 48 अंक लेकर तालिका में दूसरे स्थान पर रहकर लीग चरण समाप्त करके सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। गॉर्स बेंगलुरु एफसी के खिलाफ 4 मैचों से अपराजित है। इस दौरान उन्होंने 2 मैच जीते और 2 ड्रॉ खेले हैं। हालांकि ब्लूज के साथ अपने पिछले प्लेऑफ मुकाबले में एफसी गोवा 0-1 से हारी थी।
वहीं ब्लूज का एफसी गोवा के खिलाफ घरेलू मैदान पर शानदार रिकॉर्ड रहा है। वे पिछले 6 मैचों में अपराजित रहे हैं, जिनमें 4 जीत शामिल है और श्रीकांतिरवा में पिछले 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। ब्लूज अपने पिछले 2 प्लेऑफ मैच में 1 जीत और 1 ड्रॉ के साथ अपराजित रहे हैं। उधर गॉर्स अपने पिछले 2 आईएसएल प्लेऑफ मैचों में हारे हैं। एफसी गोवा ने आईएसएल प्लेऑफ इतिहास में 22 गोल किए हैं, जो ब्लूज के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल हैं। इसके अलावा गॉर्स सेमीफाइनल के इतिहास में 18 गोल के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम है। आईएसएल में दोनों टीमों के बीच 17 मुकाबले हुए हैं। एफसी गोवा ने 5 बार जीत हासिल की है, जबकि बेंगलुरु एफसी ने 7 मुकाबले जीते हैं। 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये मुकाबला आईपीएल की तरह आईएसएल का भी बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आंकड़े जो कह रहे हैं प्रेम, वो ये कह रहे हैं कि जो इन दोनों टीमों के बीच 17 मुकाबले हुए हैं, एफसी गोवा ने 5 बार जीत हासिल की है और बेंगलुरु एफसी ने 7 मुकाबले जीते हैं, यानी करीब करीब मुकाबला बराबरी का है। तो दिलचस्प मैच होने वाला है निश्चित रूप से। और मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में अगर पेशेवर फुटबॉल की बात करें तो इससे बड़ी कोई लीग नहीं है। ये बड़ी लीग है जहां पे सितंबर से मार्च के बीच ये लीग पूरा चलती है और यहां से टॉप की जो 6 टीम होती है उनके बीच फाइनल के लिए मुकाबला होता है। ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में भारत की निराशाजनक शुरुआत रही। लक्ष्य चाहर 80 किलो वर्ग के पहले मुकाबले में मेजबान देश के वंडरले परेरा से हार गए। मौजूदा राष्ट्रीय लाइट हैवीवेट चैंपियन चाहर को प्री क्वार्टर फाइनल में पेरिस ओलंपियन और विश्व चैंपियनशिप 2023 के रजत पदक विजेता परेरा ने 5-0 से हराया। ब्राजील के मुक्केबाज ने 149 अंक बनाए, जबकि चाहर को 135 अंक मिले। जादूमणि सिंह एम 50 किलो, निखिल देबे 75 किलो और जुगनू 85 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करने जा रहे हैं। जादूमणि का सामना पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप के उप विजेता ब्रिटेन के एलिस टॉब्रिज से होगा। निखिल की टक्कर ब्राजील के काउ बेलिनी से होगी, जबकि जुगनू फ्रांस के अब्दुल्ला टी से खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक के बाद भारत के एलिट मुक्केबाज भी पहली बार प्रतियोगिता में उतरे हैं। विश्व मुक्केबाजी द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट पहला है। विश्व मुक्केबाजी को फरवरी में ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मान्यता दी है। और बात हॉकी की। भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। 32 वर्षीय वंदना ने 15 साल से ज्यादा समय तक देश का प्रतिनिधित्व किया। सुनते हैं ये रिपोर्ट। हरिद्वार के रोशनाबाद की रहने वाली वंदना की यात्रा भारत की कई युवा लड़कियों की तरह ही शुरू हुई, धूल भरे मैदानों में अपने हालात से कहीं बड़े सपने के साथ। इन वर्षों में उन्होंने खेल के सबसे भव्य क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 2 ओलंपिक खेल, 2 FIH हॉकी महिला विश्व कप, 3 राष्ट्रमंडल खेल और 3 एशियाई खेल शामिल हैं। विश्व हॉकी में भारत के उत्थान में उनके योगदान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वंदना 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच और 158 गोल के साथ भारतीय महिला हॉकी टीम के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी हैं। उनकी खासियत लचीलापन, शांत दृढ़ संकल्प और भारतीय महिला हॉकी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की भूख रही है। वंदना ने 2009 में सीनियर टीम में पदार्पण किया था। उनके करियर के कुछ अहम पलों में टोक्यो ओलंपिक में भारत का ऐतिहासिक 4था स्थान शामिल है, जहां वो खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला बनी। फरवरी में FIH प्रो लीग 2024-25 के भुवनेश्वर चरण के दौरान भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेलने वाली वंदना ने अपने करियर पर संतुष्टि जताई है। बहुत अच्छा लग रहा है, जो भी खेला बहुत अच्छा खेला है। सबका सपोर्ट साथ में रहा, फैमिली का, जितने मेरे सपोर्टिव है सबको दिल से थैंक्स, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया हर जगह पे। वंदना 2013 जूनियर विश्व कप में भारत की कांस्य पदक विजेता टीम की एक प्रमुख सदस्य भी थी, जो टीम की शीर्ष स्कोरर और टूर्नामेंट की तीसरी सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी थी। अपने पूरे करियर में कई वैश्विक टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व करने के अलावा वंदना ने 2025 में महिला हॉकी लीग के उद्घाटन संस्करण में भी हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने श्राची राणा बंगाल टाइगर्स के लिए खेला। उनके अपार योगदान के लिए वंदना को भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जिनमें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री शामिल हैं। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन। और चलते चलते हम आपको बता दें कि अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT ने अगले महीने से शुरू होने वाले आगामी सत्र के लिए नई फ्रेंचाइजी कोलकाता थंडर ब्लेड्स को शामिल किया। और घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। प्रेम प्रकाश जी, स्टूडियो में आने के लिए बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद धर्मेंद्र, शुभ रात्रि। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ। मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।